Hello students, today we are going to study about the elementary transformations or operations over the matrices. हमने अभी तक रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है जो हमारे पास हमें पता है क्या होता है इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एनी नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, तो yet the determinant of the rank of the given matrix by a direct application of this result would be quite tedious except in the simplest cases. ठीक है, क्योंकि अगर हम बार बार मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स निकालते रहें तो हमें बार बार वही रिपीटिशन करके हुए काफ़ी मुश्किल होती है. तो हम क्या करते हैं, हम एक और चीज़ अप्लाई करते हैं जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स दैट इज़ 12th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है. तो उसमें क्या होता था, उसमें होता था इंटरचेंज ऑफ एनी टू पैरेलल लाइंस. जो रोज़ में ट्रांसफॉर्मेशंस कर लेते हैं, जैसे इंटरचेंज कर लेते हैं कोई रो या इंटरचेंज कर लेते हैं कॉलम्स, तो पैरेलल लाइंस हमने इसमें कहा है द इंटरचेंज ऑफ एनी टू पैरेलल लाइंस. दूसरी चीज़ है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी लाइन बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर. ठीक है, मतलब कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर दी किसी एलिमेंट की बाय एनी लाइन बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर. किसी नॉन ज़ीरो नंबर से हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी और किसी में हम ऐड कर लेते थे, जैसे हमारा वहाँ पे होता था. और थर्ड है हमारे पास द एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी लाइन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर लाइन मल्टीप्लाइड बाय एनी अदर नंबर. तो ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम क्या करते थे, किसी में ऐड कर दिया, कोई मल्टीप्लाई कर दिया कोई और रो, जैसे आर थ्री रो हमने मल्टीप्लाई कर दी किसी नंबर से, और हमने किसी रो जैसे R1 या R4 किसी में भी उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट या जो आपने करना है मल्टी ऐड और सब्ट्रैक्ट में से, या कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव या पॉजिटिव, उसको हमने अप्लाई कर दिया. ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है हम उसे कहते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू हमारी सिचुएशन होती है. फिर हम क्या करते हैं कि 3 रो ट्रांसफॉर्मेशन या 3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है हमारी इस तरीके से. तो हम जैसे सिंबल्स हम क्या डिनोट करेंगे इसमें, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. तो हमारे पास जो सिंबल्स रहेंगे उसे हम थोड़ा क्लियर कर लें. RIJ यानी, या फिर हम उसे कहेंगे RI, ये साइन लगाया, और RJ. इसका क्या मतलब है, इट इज़ द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रो. R है, अगर CIJ होगा तो हम यहाँ पे CIJ जैसे फोर्थ पॉइंट में इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth कॉलम हो जाएगा. उसके बाद हमारे पास है RIC, जैसे C हमने लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि RI जो है उसमें हमने C मल्टीप्लाई कर दिया है. तो जो नया कॉलम बन रहा है वो यहाँ पे नई रो जो बन रही है वो हमारे पास ये बन रही है. ठीक है, तो इस तरीके से स्टैंड्स फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ith रो बाय C नॉट इक्वल टू ज़ीरो. हमने कोई मल्टीप्लाई कर दिया. और 3 ट्रांसफॉर्मेशन ये इस तरीके से क्या हो गई, या तो एक तो हमने इंटरचेंज कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर तीसरा आ रहा है हमारे पास जिसमें हम RI को ऐड करवा रहे हैं किसी jth के साथ. जैसे RI में चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, ये चेंज हमारा RI में आ रहा है. ये ध्यान रखिए कैसे हमने लिखना, RI टेंड्स टू RI प्लस K टाइम्स RJ, मतलब RJ में हमने इसको ऐड कर लिया है. ठीक है, स्टैंड्स विद फॉर द एडिशन ऑफ ith रो द प्रोडक्ट ऑफ द K टाइम्स RJ. ठीक है, हमने ऐसे ऐड कर दिया. सिमिलरली हमारे पास कॉलम्स के लिए भी वही प्रोसीजर रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 6 जो डेफिनेशन ऑफ हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स होती है. ठीक है, तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन हम क्या हो रही है उसके डेफिनेशन लिख लेते हैं. अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम यूनिट मैट्रिक्स बाय सब्जेक्टिंग इट टू अ सिंगल एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स. ठीक है, ये भी आपने 12th स्टैंडर्ड में करी हुई है. तो अभी इसमें हम सिर्फ इसके नोटेशंस देख लेते हैं. जैसे EIJ है तो EIK या EIJK द एलिमेंट्री मैट्रिसेस ऑब्टेन फ्रॉम द आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग द elementary row operation RIJ, RIK, RIJ kth
मतलब आपके पास आ रहा है रिस्पेक्टिवली, हमने इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इफ वी डिनोट Fij, Fik, Fijk, द एलिमेंट्री मैट्रिसेस ऑब्टेन फ्रॉम आइडेंटिटी मैट्रिक्स by applying the elementary column transformation operations Cij ये रिस्पेक्टिवली। हमारे पास आई पे आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो उस तरीके से हमने इसमें अप्लाई करेंगे तो हम उसे एलिमेंट्री मैट्रिक्स कह देते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो हम ऑपरेशंस लगाते हैं, तो जैसे ई आई जे का इन्वर्स क्या हुआ आपके पास, ई आई जे, एफ आई जे का इन्वर्स एफ आई जे, एंड ये आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये आप देख लीजिए, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है आर्टिकल 7, जिसमें हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट द एवरी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट every elementary row transformation of a product can be obtained by subjecting the prefactor टू द सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। समझ में आ गया कि जैसे हमारे पास हमें प्रूव क्या करना है, एवरी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जो हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी का भी प्रोडक्ट का, कैन बी ऑब्टेन बाय सब्जेक्टिंग द प्री फैक्टर टू द सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अभी देखो हम कैसे देखेंगे इसको, कैसे प्रूव करेंगे। ये हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया, बी हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। तो ए हमारे पास क्या है, इट्स अ R1 R2 RM दिया हुआ है। बी हमारे पास इसमें कॉलम में C1 C2 CN आ गया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये RM है, ये C1 से CN तक है, हमारे पास ये बन गई आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, हर एक के साथ मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट दिस, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट ए बी शोज दैट द रो ऑफ द प्रोडक्ट rows of the product AB are the subjected to the same row transformation, इसको ठीक करिए, row transformation to which rows of prefactor A are subjected। समझ में आ रहा है ना कि आपके पास prefactor क्या रहे, जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये prefactor हैं सबके। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये R1C1 है, ठीक है, ये R1C1 है, R1C2 है, R1CN है। तो प्रीफैक्टर किसका है, जो पहला एलिमेंट आ रहा है। दूसरा क्या है, R2C1 है, R2C2, R2CN है, ये सेकंड वाला आ रहा है। इस तरीके से लास्ट में RMC1, RMC2 और RMCN। तो हमारे पास क्या हो गया, विच द प्रीफैक्टर ए आर सब्जेक्टेड। ये बात समझ में आ रही है ना, तभी तो यहाँ लिखा है प्रूव दैट एवरी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन बाय सब्जेक्टिंग द प्रीफैक्टर ऑफ सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है, ये तो आप आराम से कर लेंगे, प्रूव दैट एवरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन बाय सब्जेक्टिंग द पोस्ट फैक्टर ऑफ द कॉलम सेम कॉलम ट्रांसफर। इसी तरीके से यही चीज़ लिखी, आपके पास पोस्ट फैक्टर हो रहा है बिकॉज यहाँ पर पीछे से लग रहा है ना, बैक साइड से, तो यहाँ पे पोस्ट फैक्टर क्या आ रहा है, अभी देखो आप यहाँ पे आ रहा है C1 C1 C1, इसी तरीके से C2 C2 C2, ये C3 CN CN CN। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास कॉलम पोस्ट फैक्टर रहेगा। अब आपके पास जो 9th आर्टिकल है, ये भी आप कर लेंगे आराम से। आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स आपको पता है क्या होता है, आई आ रहा है और आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस तरीके से आपने लिख लिया। अब ये आर्टिकल 9 और 10 ये आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास आ गया। नेक्स्ट है 11th आर्टिकल, वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिसमें है प्रूव दैट द इंटरचेंज ऑफ पेयर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट ऑल्टर द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें प्रूव करना है कि अगर हम रो को इंटरचेंज कर लेते हैं, पेयर्स ऑफ रो, मतलब कोई भी पेयर ले लिया आपने, उसको इंटरचेंज कर लिया, फर्स्ट रो विद फोर्थ रो या सेकंड रो विद थर्ड रो, किसी में भी कर लेते हैं, तो उसमें आपके पास ज़्यादा कोई चीज़, मतलब कोई रैंक में ज़्यादा फ़र्क, मतलब फ़र्क नहीं आता है, ठीक है। तो हमने देखना कैसे आएगा, हमने मान लिया लेट ए बी एनी मैट्रिक्स सच दैट रैंक उसका आर है, आर रैंक ले लिया, मतलब उसके पास जो माइनर रहेगा, जो जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, वो आर माइनर उसका रहेगा, आर रोज होंगे उसमें या आर कॉलम्स होंगे जो आपके पास डिटर्मिनेंट
उसमें आता है नॉन ज़ीरो। तो इंटरचेंज टू रोज ऑफ ए हमने इंटरचेंज कर ली, तो हमारा न्यू मैट्रिक्स बी फॉर्म हो गया, जिसका रैंक हम मान के चल रहे हैं आर डैश है, मतलब अलग हो सकता है, हम नहीं मान के चल रहे हैं। सो वी वांट टू प्रूव दैट कि आर और आर प्लस, मतलब आर और आर डैश दोनों सेम है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, कंसीडर एनी आर प्लस वन रोड सब मैट्रिक्स बी नॉट। हमने मान लिया कि उसमें आर प्लस वन कोई सब मैट्रिक्स बन रहा है, जैसे आपका मेन बिग मैट्रिक्स होता है, जैसे 1 2 3 4 कितने भी उसमें से होता है, हम ले रहे हैं कि क्योंकि आर प्लस वन ले लेते हैं हम, तो मतलब आर तो उसकी रैंक है ही, उसके बाद आर प्लस वन ने हमने इसमें से उसका सब मैट्रिक्स निकाल लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे ये सब मैट्रिक्स बी नॉट हमने मान के चल रहे हैं, उसका बी नॉट है ये, ऑफ बी कॉरस्पॉन्डिंग टू आर प्लस वन रोड सब मैट्रिक्स। अब एक चीज़ आपकी नोट करने की है, द रोज ऑफ बी नॉट आर सेम एज द रोज ऑफ ए, है ना, क्योंकि ए क्या है, ए वही वाला रोज़ है, बट जो बी है वो इंटरचेंज किया है, कोई नई रोज़ को चेंज किया है तो वही रोज़ आएंगी जो ए की आएंगी। द ओनली डिफरेंस इज दैट द पोजीशन ऑफ एनी रो अलग हो जाती है। ठीक है, इसकी पोजीशन थोड़ी सी बदल गई है जो रोज़ के, तो इसका मतलब क्या हुआ, द डिटर्मिनेंट बी नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए नॉट अकॉर्डिंग एज अफेक्टेड रोज आर एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड। हो सकता है हमने वो रोज़ एक्सक्लूड कर दी या इंक्लूड कर दी जो इंटरचेंज करी गई है, लेकिन डिटर्मिनेंट तो यही सेम रहेगा, डिटर्मिनेंट में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट रोज़ ऊपर नीचे हो जाए पर हमारा डिटर्मिनेंट तो सेम ही रहता है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ रहा है, नाउ रैंक ए की होती है आर, तो एवरी माइनर ऑफ आर प्लस वन ए वैनिश कर जाएगा। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ए नॉट ज़ीरो होगा, क्यों होगा, क्योंकि आर प्लस वन तो कोई है, आर प्लस वनथ वाला है ना, ये ए नॉट जो है वो आर प्लस वनथ वाला मैट्रिक्स है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या आएगा, बी नॉट, क्योंकि वो दोनों तो सेम ही थे, तो बी नॉट का भी डिटर्मिनेंट क्या रहा है, ज़ीरो। सिंस डिटर्मिनेंट बी नॉट इज़ एनी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन ऑफ बी, इट फॉलोज दैट एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन वैनिश कर जाएगा, क्योंकि अगर बी नॉट का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ रहा है जो कि आर प्लस वन है, हमने लिया था जिसका रैंक, तो वो भी माइनर उसका रहा, उसके माइनर का भी डिटर्मिनेंट क्या आएगा, आर प्लस वन जिसका भी रैंक है उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और जो किसका डिपेंड कर, वो बी से निकला हुआ है, तो इसका मतलब जो भी माइनर जिसका ऑर्डर आर प्लस वन होगा बी नॉट के लिए, वो सारे क्या करेंगे, वैनिश हो जाएंगे। इसका मतलब रैंक ऑफ बी क्या रहेगी, या तो आर से लेस रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर डैश इज़ लेस देन और इक्वल टू आर होगा। इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि आर इज़ लेस देन आर डैश, आर हमारे पास आर डैश से लेस देन हम मान के चलेंगे, इसी तरीके से हमने सेम स्टेप्स लेने। तो देयरफॉर वन और टू से क्या हो हमारे पास कि दोनों तो एक ही बराबर हो गए, विच प्रूव्स द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है कि प्रूव दैट द रैंक ऑफ प्रूव दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ elements of rows of a given matrix be non-zero number does not alter the rank of the matrix। मतलब कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ये भी आप आराम से खुद कर सकते हैं, इट्स वेरी सिमिलर विद द, ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम करते हैं 13th आर्टिकल। ठीक है, तो 13th आर्टिकल में क्या दिया है जो हमें प्रूव करना है कि prove that the addition of elements of any row of a matrix, the corresponding elements of any other row multiplied by any other does not alter the rank of the matrix। समझ में आ गया आपको, ये प्रूव करना है कि एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी चीज़ एडिशन कर ली हमने एलिमेंट्स की, ठीक है, किसी के भी रो के साथ, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर अगर हम करते हैं तो डज नॉट ऑल्टर द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, उसके रैंक में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार कैसे हम इसको करेंगे। ये रहा, तो लेट ए बी एनी मैट्रिक्स हमने ले लिया, इसका रैंक ले लिया आर। ठीक है, मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो अ नंबर सी, हमने इसकी कोई भी एक रो ले ली जिसको हमने एक
नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जो सी है, ठीक है। ऐड दीज टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, मतलब समझ लो अगर हमने एक रो जो ली वो R1 ले ली, और जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो उसके रहेंगे R2 में हमने उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास नया जो मैट्रिक्स बन के आया वो B बन के आया, सच दैट रैंक उसकी हम मान के चलते हैं R' है। फिर बाद में हमें यही प्रूव करना है कि दो R' है और R दोनों बराबर हैं, एक ही चीज़ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, वी कंसिडर एनी R+1 रोड सब मैट्रिक्स B0। हम मान के चलते हैं जो हमारे पास B आया वो कोई R' है, वो R+3 R+4 कुछ भी हो सकता है, R से तो ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, उस नए जो B बन के आया है उसको हमने मान के चला कि उसमें से हमने एक सब मैट्रिक्स ले लिया B0, ठीक है। सब मैट्रिक्स B0 ले लिया विच हैज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू R+1 सब मैट्रिक्स ऑफ A0 ऑफ B A। जो हमारा पहले वाला मैट्रिक्स था, ये ए वाला जो था जिसकी रैंक हमने आर ली थी, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग उसकी एलिमेंट्स भी आ गए, सब मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो अगेन वही चीज़, डिटर्मिनेंट ऑफ B0 इज इक्वल टू A0 होगा। डिटर्मिनेंट में तो कोई चेंज नहीं आता ना, रैंक अगर ऊपर नीचे आपके पास एलिमेंट्स अगर हम ले लेते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं या ऐड कर देते हैं कुछ, तो उसकी रैंक की क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना। देयरफॉर हम ये मान के चलते हैं कि A0 प्लस सी टाइम्स डिटर्मिनेंट C0 होता है, तो उसमें अफेक्ट हो गया है कुछ, तो उसमें वो चीज़ हमने एक्सक्लूड कर दी है। और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इंक्लूडिंग वेयर द डिटर्मिनेंट C0 इज़ अ माइनर ऑफ ऑर्डर R+1 ऑफ A, ठीक है। समझ में आ गया कि आपके पास जो माइनर है नया जो हम ले रहे हैं वो R+1 आ रहा है, क्योंकि रैंक A की R है, तो हर एक माइनर जो भी R+1 का होगा वो वैनिश कर जाएगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हो जाएगा, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ C0 हमारे पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। और इसी तरीके से क्योंकि हमने उसको लिया है बराबर B0 के, तो B0 भी 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाता है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट B0 इज़ एनी माइनर ऑफ ऑर्डर R+1 ऑफ B, जो कि वैनिश कर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम अगर इसके अलावा भी कोई और डिटर्मिनेंट लेते हैं, सब मैट्रिक्स लेते हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाएगा, क्योंकि वो R+1th ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रैंक ऑफ B क्या रहेगी, लेस देन और इक्वल टू R रहेगी। और अगर लेस देन और इक्वल टू R रहेगी तो इसका मतलब R' भी लेस देन और इक्वल टू R रहेगा। सिमिलरली हम वैसे ही प्रूव कर सकते हैं कि R इज़ लेस देन R' है, ठीक है, क्योंकि R तो हमारे पास किसका रैंक है, रैंक है A का, और हम कह सकते हैं B का जो हमारे इंटरचेंज करने या ऐड करने के बाद आया होता है। तो फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास आ गया, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आया कि दिस इज़ R इज इक्वल्स टू 1, R इज इक्वल टू R' विच प्रूव्स द रिजल्ट, मतलब दो कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब कंबाइनिंग आर्टिकल्स जो हमने तीन आर्टिकल्स पहले पढ़े 11, 12 एंड 13, तो मेन हमारा जो रिजल्ट यूज़ हुआ करेगा वो हुआ करेगा द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट ऑल्टर द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम करें, कोई रो मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट के साथ, या इंटरचेंज करते हैं, या आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद एनी कांस्टेंट टू एनी रो एंड एडिंग टू एनी डिफरेंट रो, तो हमारे पास कोई भी रैंक में चेंज नहीं आता है, रैंक में कोई चेंज नहीं आता है। इन चीज़ों को हम कहते हैं एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देयरफॉर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डजंट ऑल्टर द रैंक ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रैंक बाय इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो हमें पता होना चाहिए पहले इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या है। अब इसमें हमारे पास है व्हेन एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड टू अ मैट्रिक्स दीज रिजल्ट्स अ मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एंड सेम रैंक, ठीक है। तो जो आपके पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लगाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रो में चेंजेस किए या कॉलम में चेंजेस किए या ऐड करे या मल्टीप्लाई करें, तो मैट्रिक्स का जो रैंक है
और ऑर्डर सेम रहता है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो भी नई बन के आई होती है इसको हम इक्विवेलेंट कहते हैं। इक्वल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। इक्वल मैट्रिक्स इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स की पोजीशंस है या तो वो चेंज हो गई होती है बाय इंटरचेंज, या अगर किसी कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से मल्टीप्लाई करके कोई एंट्रीज 2 4 6 थे तो वो बन जाएंगे 4 8 और 12। तो वो चीज़ें तो चेंज हो गई, इक्वलेंट रही, क्योंकि अगर हम उसमें से 2 डिवाइड कर दें तो सारे चेंज वैसे कि वैसे वापस आ जाएगा। लेकिन क्या होगा कि अगर आप उसमें सेम एलिमेंट्स रखते हैं तो हम उसे इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि पोजीशन उसी पोजीशन पे हमें वही चीज़ मिले तो हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। अदरवाइज थोड़े से चेंजेस उसी में हुए हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लेते हैं। तो यही चीज़ हमने बोला कि हम इससे सिंबल देते हैं, ये साइन देते हैं, और हैज़ द सेम ऑर्डर एंड रैंक, जिसमें इक्विवेलेंट रहेगा मतलब ऑर्डर भी सेम रहेगा और रैंक भी सेम रहेगी, तो हम इसे इक्विवेलेंट 2 कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ रैंक बाय इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। हमें डिटर्मिनेशन करनी है रैंक की बाय इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। मतलब हमें क्या करना है, हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है और उसकी हेल्प से हमें रैंक पता करना है। नहीं तो हम हर एक का डिटर्मिनेंट ही निकालते रह जाएंगे, हर एक माइनर्स निकालेंगे। पहले अगर हमारा मैट्रिक्स 5/5 का है तो हम पहले 5/5 का डिटर्मिनेंट, फिर 4/4 की कुछ एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट, फिर हमें सबका सेट चेक करना है। ज़रूरी नहीं जो सेट हमने 4/4 में पहली बार में लिया है वो ज़रूरी है वो 0 नहीं आए या आए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका रैंक क्या है। ठीक है। तो हम एक छोटा सा इन्होंने स्टेप्स डिस्क्राइब किए हुए हैं कि हमें कैसे इसको देखना है। तो लेट ए बी एनी गिवन मैट्रिक्स हमने ले ली। ठीक है, कोई भी हमने गिवन मैट्रिक्स ए ले ली है तो हमारी प्रोसेस क्या रहेगी, यूज़ रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इफ़ नेसेसरी, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ली टू ऑब्टेन अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट। ठीक है, तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट मतलब प्रेफरेबली हम 1 लगाते हैं। ये थोड़ा स्टेप्स ध्यान से आपको ध्यान रहने चाहिए कि हम क्या करेंगे, कुछ रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे जिससे कि हमारे पास फर्स्ट रो में 1 आ जाए। कोशिश करेंगे कि 1 आ जाए, नहीं तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए। द फर्स्ट कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट फर्स्ट हमने 1 बनाना है। डिवाइड द फर्स्ट रो बाय दिस एलिमेंट, अगर आपका 1 नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को डिवाइड कर देंगे उसी एलिमेंट। जैसे हमारे पास हमने इंटरचेंज किया और हमारे पास जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आती है, जैसे कि इसमें यहाँ पे हमारे पास इधर 1 नहीं आके समझ लीजिए हमारे पास 3 आता है, और यहाँ पे कुछ कुछ नंबर्स आ रहे हैं सब जगह जो भी मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को 3 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये जो टर्म है ये हमारे पास 1 बन जाए। बाकी कुछ भी हो सकता है, अभी फ़िलहाल हमारा ये स्टेप रहेगा, पहला स्टेप हो गया। दूसरा है डिवाइड द फर्स्ट रो, अगर नहीं है 1 तो वो हमने वो भी कर लिया, फर्स्ट सेकेंड। थर्ड हमारे पास है सब्ट्रैक्ट द सूटेबल मल्टीपल्स ऑफ द फर्स्ट रो फ्रॉम द अदर रो सो एज टू ऑब्टेन 0 इन द रिमाइंडर ऑफ द फर्स्ट कॉलम। अब हमारे पास जैसे ये डिटर्मिनेंट है, जब हमारे पास ये 1 बन गया है तो इसके नीचे सम ए बी सी कुछ भी होंगे, और इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे और इस रो से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। ठीक है, इस रो में हम कोई सी मल्टीप्लाई, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कर ली और ए सेकेंड रो से हमने इसको माइनस करवा दिया, सच दैट कि जो हमारे पास ये रिमाइंडर बनेंगे इधर, ये जो रिमाइंडर बनेंगे वो बनेंगे 0। सब जगह नीचे 0 फॉर्म करना है हमने यहाँ इस तरीके से, इधर नहीं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 0 बनना चाहिए इसके 1 के नीचे। ठीक है, इस 1 के नीचे हमारा 0 फॉर्म होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने ये अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्ट सूटेबल मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट कॉलम। अब उसी सूटेबल फर्स्ट कॉलम जो हमारे पास बना है यहाँ पे 1 आया फर्स्ट एंट्री, और नीचे तो हमारे 0 हो गए हैं सारे। यहाँ पे ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं कॉलम में, तो हमारे पास क्या रहेगा, वी हैव टू गेट द ज़ीरोज़ इन द रिमाइंडर ऑफ द फर्स्ट
कॉलम, जैसे ये आ गया ना आपके पास, सेकंड कॉलम आया ये वाला, तो हमने ये जो फर्स्ट कॉलम है इसके कुछ मल्टीपल्स इससे सब्ट्रैक्ट करवा देने ताकि हमारे C2 और C3 में क्या हो जाए, ज़ीरो बन जाए, उसकी कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारे पास एलिमेंट्स आए हैं। सब्ट्रैक्ट द सुटेबल मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट कॉलम फ्रॉम अदर कॉलम सो एज टू गेट द ज़ीरोज़ इन द रिमाइंडर ऑफ द फर्स्ट रो। मतलब यहाँ पे ये 1 आ गया और यहाँ पे सारे ज़ीरो हो गए, नीचे वाले तो ज़ीरो हमने पहले बना लिए रोज़ ट्रांसफॉर्मेशन करा के, अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इसके राइट हैंड साइड भी ज़ीरो बना देने हैं। नाउ रिपीट द स्टेप्स 1 to 4 जो हमने किया है, स्टार्टिंग विद द एलिमेंट्स इन द सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। अब ये सेकेंड रो में भी यहाँ तक तो हमारा हो गया, अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम ये वाले, यहाँ पर भी ये जो एलिमेंट है इसको हमने 1 फॉर्म करना है। यही स्टेप्स रिपीट करने जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए किए थे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए किए थे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास फिर से वैसे बनना चाहिए और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे ज़ीरो और इसके नीचे ज़ीरो, और यहाँ पर आपके पास एलिमेंट आना चाहिए 1, ठीक है। तो यही चीज़ हमने अप्लाई कर दी, ठीक है। तो अब हमारे पास आ रहा है कंटिन्यू इन दिस वे डाउन द मेन डायगनल। तो हमारे पास हर एक ये जो मेन डायगनल रहेगा, तो इस डायगनल के पास हमें until the end of the diagonal is reached until all the remaining elements in the matrix are zero। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात कि बाकी सारे तो हमने ज़ीरो बना देने यहाँ वाले, और ये जो डायगनल है यहाँ पर आपके पास 1 बन जाना चाहिए, ठीक है। कैन बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन, सो देयरफॉर विच इज इक्विवेलेंट टू द गिवन मैट्रिक्स ए एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन एंड कंसीडर द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कैन बी डिटरमाइंड। तो यहाँ पर हमें दिख जाएगा कि अगर ये 1, इसके अगर जितने भी नॉन ज़ीरो रोज़ रहेंगी वो हमारे पास रैंक डिफाइन करेगी। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें 1 फॉर्म नहीं किया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं पहले कैसे करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, पहले तो यही देख लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट है, आर द मैट्रिसेस ए एंड बी इक्वलेंट, क्या ये ए और बी इक्वलेंट है या नहीं, तो हमें जस्टिफाई करना। तो ए जो है इसको हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो ए हमारे पास आ गई जिसमें हमारे पास 5 -7 -10 और 14 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, R2 में चेंजेस किए, ये रो 2 में चेंज किए, क्या चेंज किए, R2 में 2 टाइम्स R1 ऐड करवा दिया। तो 2 टाइम्स ऐड करवाने पे हमारे पास से जो नया मैट्रिक्स है ये फॉर्म हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर बी में भी वैसे ही किया, तो यहाँ पे बी में हमारे पास ये है, तो बी में हमने R2 में R2 + 7/5 टाइम्स R1 कर दिया। तो हमारे पास फर्स्ट तो रो वैसी की वैसी रही, सेकंड में 0 और -24, यहाँ पर 0 0 दोनों ही हो गए। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों, एक और चीज़ मैं यहीं पे समझा देती हूँ कि इसकी रैंक आ गई 1 क्योंकि इसके पास 1 नॉन ज़ीरो रो है, और इसकी रैंक आ गई 2 क्योंकि इसके पास 2 नॉन ज़ीरो रो हैं। पहले वाले में 1 नॉन ज़ीरो रो है और एक में आपके पास दूसरे में 2 नॉन ज़ीरो है, तो इसीलिए हमारे पास रैंक भी डिफरेंट आ रही है इनकी, ठीक है। रैंक ऑफ 2 मैट्रिसेस आर 1 एंड 2, ये बात समझ में आ गई। तो इसीलिए ये नॉन इक्विवेलेंट हुआ क्योंकि दोनों का डिफरेंट आ रहा है, इक्विवेलेंट भी नहीं बन पाएगी, है ना। तो नेक्स्ट है आपके पास ये फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, हमें बताना है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। Now जो we have to find the matrix rank of the matrix of this बताना है हमें। तो हमें बस ए ले लिया हमने, ठीक है। ये आपके पास आ गए। दूसरा आपके पास आ रहा है, हमने इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हैं, ठीक है। तो R3 को मल्टीप्लाई कर दिया R-, आप अपनी अपनी रो ट्रांसफॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो बुक ने किया है वैसा ही लगाइए। हम पहले इंटरचेंज भी कर सकते थे R3 को R1 के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद -1 से मल्टीप्लाई करते या उसका नेगेटिव लेते। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले उसको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया क्योंकि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, तो ये हमारे पास -1 से पॉजिटिव बनाया और ये देखिए फर्स्ट के साथ इंटरचेंज कर दिया R3 को, तो इसलिए हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट आ गया वो 1 आ गया। अगर हमारे पास ये 1 आ गया है तो अब इसके नीचे की जो एंट्रीज़ हैं 3 और 2 इसको हमने 0 बनाना है, ठीक है। तो इसको 0 बनाने के लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स, ये कॉलम बन गया इधर, ठीक है, ये बन गया
उसके बाद हमारे पास हमने अब इसके कॉलम को देखना है, ये जो राइट साइड में एलिमेंट्स है -2 और -2। तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी ज़ीरो बना सकते हैं, नहीं तो हमने इसके रैंक के लिए क्या कर सकते हैं, इस अगर हमने हमने सिर्फ रैंक पता करनी है तो हम इसको क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा माइनर है नेक्स्ट, जैसे कि ये वाला, ये जो चीज़ है इसमें जो 7 है इसको हमने 1 बनाना होता है, या फिर हम इसको अगर नहीं भी बनाए 1, ताकि हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे इस तरीके के। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, 7 8, जो बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, R2 माइनस R3, 3 टाइम्स R1 किया हमने R2 को चेंज करने के लिए, और R3 में R3 माइनस 2 टाइम्स R1 किया। ठीक है, तो R3 में भी चेंज आ गया और R2 में भी चेंज आ गया, वो ज़ीरो और इस तरीके से बन गया हमारे नीचे के ज़ीरो एंट्रीज। अब हमने क्या करा, इसके जो नीचे है उसमें हमने ज़ीरो बना दिया यहाँ पे। ठीक है, 0 0, वो कैसे बनाया, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2 कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये माइनर। अब इसके अलावा कोई ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास ये टर्म्स ज़ीरो नहीं रहती हैं, तो हमें क्या करना है, इसी चीज़ को मेंटेन करना है, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की ये चीज़ मेंटेन रहे। तो हम क्या करेंगे, तो अब हमने चेक करना है माइनर, तो सबसे ऐसा माइनर चेक करेंगे क्योंकि हमें देखना है कि इसका रैंक क्या है, तो हम ये माइनर चेक करेंगे। इसका माइनर चेक करने पर हमारे पास आ रहा है इट इज़ इक्वल टू 7 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, देयरफॉर इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2 विच डज नॉट वैनिश, एंड देयरफॉर रैंक आपके पास क्या आ रही है, इसकी 2 रैंक आ रही है, क्योंकि इसकी 2 नॉन ज़ीरो रोज़ भी बन रही है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी रैंक आ गई 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 6th क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास आ रहा है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमारे पास 3 रोज़ और 4 कॉलम 3x4 की मैट्रिक्स है। हमने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, पहले हमने एलिमेंट को 1 किया, मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास 1 आ गया। 1 करने के बाद हमारे पास इसके नीचे जो रोज़ हैं इसको हमने 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाया, बाय ट्रांसफॉर्मेशन R2 को चेंज किया, R2 माइनस 2 टाइम्स R1 किया ताकि ये 0 बन जाए, तो ये 0 हो गया पहले में। उसके बाद R3 में चेंज किया, R3 माइनस 3 टाइम्स R, फिर ये 0 हो गया, और बाकी तो चेंजेस आ ही गए हर एक में, जितने भी चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने वही चीज़ जो मैं बता रही थी इससे पहले वाले में, जो इन्होंने फॉलो नहीं किया था, अब हम उसको फॉलो करेंगे। तो हम कैसे फॉलो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको 1 बना दिया, जो ये हमारा ये 3 था। ठीक है, इसको कैसे बनाया, R2 माइनस R3। ठीक है, क्योंकि हम अगर ऊपर वाली रो के साथ करते हैं तो ये 0 हट जाएगा। ठीक है, तो इस 0 को बचाने के लिए हमने नीचे वाली रोज़ जो हमारे पास 3rd रो है उस पर यूज़ किया है। तो अगर हमने इसको यूज़ किया है तो हमारे पास ये 1 आ गया। अब नेक्स्ट R3, क्योंकि इसी 1 के नीचे हमें नीचे इसके नीचे क्या, इन सब को 0 बनाना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये 0 बनेगा तो कैसे बनेगा, R3 को चेंज किया, R3 माइनस 2 टाइम्स R2। ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म 0 हो गई। ठीक है जी, अब ये बात समझ में आ गई। अब इसके नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -6 है। ठीक है, आप चाहें तो -6 को डिवाइड कर सकते हैं -6 से, और ये 1 बन जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसके नीचे अब कोई एलिमेंट्स बचे नहीं हैं। अगर इसके नीचे एलिमेंट्स होते तो ये बुक ऐसा फॉलो कर सकती थी कि ये 1 बन जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही बनाते हैं, ये बुक के तरीके से चलते हैं, तो उसमें उन्होंने इसको 1 नहीं बनाया। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये 1 बना लेना चाहिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय -6 होगा और ये हमें 1 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम में था, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं ये और ये, तो ये सारी हमने 0 बनाई है बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। ये भी बहुत इजी है, C2 में चेंज किया, C2 प्लस C1 कर दिया, C3 में चेंज किया, C3 माइनस C1 कर लिया, और C4 में चेंज किया, C4 माइनस 5 टाइम्स C1 कर लिया। तो इससे हमारे पास आ गया कॉलम वाइज जो चेंजेस आने थे। ठीक है, उसी तरीके से हमने जो नीचे सेकेंड रो में 1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम्स हैं उसको भी 0 बना लिया। ठीक है,
यहाँ पे 0 बना लिया। उसके बाद हमने इसमें नीचे भी है तो हमारे पास क्या आ गया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज़ 3, क्योंकि थ्री नॉन ज़ीरो रोज़ आ रही है, या हम कह सकते हैं हमारे पास ऐसा माइनर है जिसकी डिटर्मिनेंट 0 नहीं होती है। 3 × 3 का डिटर्मिनेंट हमने निकाला इसका, तो वो नॉन ज़ीरो होता है, एंड देयरफॉर जो ये रैंक है ये बन जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस आप करते रहिए इसके ऊपर बेस, जितने भी हैं रैंक निकालने के। इसके बाद नेक्स्ट मैं नॉर्मल फॉर्म आपको मैट्रिक्स की बताऊंगी।